नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके साइंस की सब्जेक्ट की बात करेंगे। विज्ञान चैप्टर का रहेगा, ग्रेड 2 की बात करेंगे। एमपी टेट 2023 एग्ज़ाम की बात करेंगे। आज का जो है पार्ट नंबर 3 रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इस पार्ट में हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके संभावित प्रश्न की बात करेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, वे डिटेल के साथ जानेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए। और बाकी 7 PM में हमारी पेडागॉजी की लाइव क्लास होती है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो बिजली का बल्ब होता है, निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? शक्ति बिजली और धारा करंट, शक्ति बिजली और वोल्टता, धारा और वोल्टता, ऊर्जा और बिजली की बात करेंगे। तो बिजली का बल्ब इनमें से किससे वर्धित या रेटेड होता है? वह कहलाता है शक्ति बिजली अर्थात वोल्टता की बात करें। सामान्यतः घरेलू विद्युत उपकरण जैसे बिजली का बल्ब, गीजर, हीटर, ये सारे शक्ति पावर तथा वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यदि किसी बल्ब का रेटिंग 100 वोल्ट से 250 वोल्ट है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि बल्ब 250 वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी या द्रवणित कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है, क्या बात करेंगे? अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विद्युतरोधी कहा जाता है। जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत चालकता घटती है, अतः अनंत वैद्युत प्रतिरोध होने पर पदार्थ विद्युतरोधी हो जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता जो है कितनी होती है? असीमित, शून्य, उच्च या निम्न होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधिता होती है वह कितनी होती है? वह दोस्तों असीमित होती है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर का आधार यह है कि बिना परिपथ को विचलित किए ये परिपथ के सिरों की वोल्टता को माप सकते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत रखने पर यह बहुत कम धारा लेगा, अतः इस दौरान में ये विशुद्ध रूप केवल विभव या वोल्टता का मापन करेगा। तो हम बात करेंगे असीमित की। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी 5 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज या 8 हर्ट्ज की बात करेंगे। वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई अगर 80 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, लेमडा के बराबर हमारा दिया गया है 80 और वोल्ट दिया गया है 400 गुणे 100 यानी कि 40,000 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। हमें क्या चाहिए? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो 400 गुणे 100 कर लेंगे, तो 40,000 क्या निकल के आ गया? सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा निकल के आ गया। और इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? v बराबर n लेमडा होता है। तो v की वैल्यू हमारी 40,000 है, बराबर n लेमडा की इंटू 80 कर लीजिए। 40,000 में 80 का भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 का यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो n बराबर कितना आ गया? 500 हर्ट्ज आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? परिणामित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल या डायनेमो की बात करते हैं। तो AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त जो साधन कहलाता है वह हमारा दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी या इसे आपका रेक्टिफायर कहते हैं।
यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC को दिष्ट धारा अर्थात DC में बदलने का कार्य करती है। तो AC को DC में बदलती है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा होता है? लकड़ी का, कपड़ा का, कांच का या कागज का होता है? तो सबसे बढ़िया जो रोधी इंसुलेटर होता है वह किसका बना होता है या किसका होता है? वह होता है आपके कांच का। जी हाँ, इंसुलेटर वह पदार्थ होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, और दिए गए विकल्पों में कांच सबसे बढ़िया आपका इंसुलेटर कहला जाता है। अगला प्रश्न है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक या विद्युत रोधी की बात करेंगे। तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे आपके अर्धचालक कहलाते हैं। जी हाँ, सेमी कंडक्टर की बात करें। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर यह घटती है। अर्धचालक पदार्थ के जैसे उदाहरण है हमारा कार्बन हो गया, सिलिका हो गया, जर्मेनियम हो गए, ये सारे आपके उदाहरण। अगला प्रश्न है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या वैद्युत स्थैतिक से संबंधित होता है। तो धारावाहक जो चाल होता है वह आपकी किससे संबंधित हो जाता है? तो वह आपके वैद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है। धारावाहक चालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे वैद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो जाए। चांदी, तांबा, ये सारी। और चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रल या धारा शक्ति के आधार पर आवेशित होता है। तो धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक जो तार होता है वह न्यूट्रल होता है, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता है और धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल कितनी होगी? जी हाँ, एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल पूछा जा रहा है। घड़ी की मिनट की सुई की कोणीय चाल का फार्मूला होता है 2π/62 इंटू 62 रेडियन पर सेकंड होता है। यानी टोटल हमारा π/1800 रेडियन पर सेकंड किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम वायु में है, स्टील में है, अमोनिया में है या पानी में होता है? तो ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम होता है। किस में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है वह आपकी स्टील। जी हाँ, ध्वनि का वेग स्टील में सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? गाइगर मुलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या कलरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो रेडियो एक्टिवता को किससे मापा जाता है? तो ये आपके गाइगर मुलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। एक प्रकार का देखिए कण रिडेक्टर कहा जाता है, जिसके द्वारा विकिरण का आयनित होना मापा जाता है और इसके द्वारा परमाणु विकिरण जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरण होते हैं, इनके उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन या नैनोमीटर होता है। तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट जो हमारा कहलाता है वह हमारा फर्मी यूनिट कहलाता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या को माप करने के लिए आपका कौन सा होता है? एगस्ट्रीम को होता है। किसके लिए? एगस्ट्रीम किसके लिए होता है? परमाणु की त्रिज्या के माप के लिए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी किसके आंशिक निर्जीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा या हरित काचर की बात करेंगे।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? वह जिप्सम लवण। जी हाँ दोस्तों, पीओपी जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्ति एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो जिप्सम लवण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन हो जाती है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? वह होता है आपका फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरीन की बात करें। हैलोजन में फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इसकी वियोजन ऊर्जा कम तथा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। O2, N2, He, Ne, Ar को छोड़कर सभी तत्व सीधे संयोग करती है। किसको किसको छोड़कर? O2, N2, He, Ne और Ar, इनको छोड़कर। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें। देखिए दोस्तों, जो तरल अवस्था में अधातु पाई जाती है वह हमारी कहलाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी में 7वें मुख्य समूह का तत्व है, जो समान ताप पर केवल अधातु द्रव अवस्था में यह पाई जाती है। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क या क्लोराइड अयस्क की बात करेंगे। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकर्म के लिए किया जाता है? और वह आपका सल्फाइड अयस्क। जी हाँ, फेन प्लवन विधि अयस्क और गैंग किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सल्फाइड अयस्कों का सांदण इसी विधि से होता है और इस विधि द्वारा कॉपर, लेड अर्थात सीसा, जिंक के सल्फाइड अयस्कों का भी सांदण किया जाता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से प्रयोग किए जाते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट? तो फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सिल्वर का कौन सा प्रयोग किया जाता है? और वह दोस्तों कहलाता सिल्वर ब्रोमाइड। जी हाँ, फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस, इसे हम इनल्सन तैयार करने के लिए यह सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट सलूशन में विलय होती है, जिससे क्या होता है, फिल्म पारदर्शी हो जाती है। अगला प्रश्न ले रहे हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और आपका फीडबैक भी जानना चाहेंगे, देखते हैं कितना इंटरेस्टेड होता है आप सभी का फीडबैक। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्यों? अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम वायु के संपर्क में रखेंगे तो वह बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह वायु में O2 से प्रभावित होता है या CO2 अवशोषित करता है एवं CO3 बनाता है। यह अपघटन द्वारा क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है। वायु के संपर्क में ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। Cl2 की बात करेंगे यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बीटा कण से उत्सर्जन से क्या होता है? मान लीजिए कोई एक बीटा कण है, उससे उत्सर्जन पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ता है, परमाणु भार 1 यूनिट से घटता है, उसी तत्व का समस्थानिक प्राप्त होता है। तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक एवं यूनिट बढ़ता है। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक इकाई बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं जो स्क्रीन पर है, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, कल्टीजन, इंक्विलाइनर, भक्षक या भक्षी पौधे या घरेलू पौधे की बात करें। वे पौधे जिनके
उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है वे कल्टीजन कहलाते हैं। मनुष्य की सहायता से उगने वाले पौधे को कल्टीवेटेड पौधे या कल्टीजन कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन में, क्लोनिंग में, पुनर्योजन में या उत्परिवर्तन की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोनिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लोनिंग किसी जीव की अलैंगिक संतान होती है जिन्हें ऊतक संवर्धन की विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जनक जीव के बिल्कुल समान होते हैं, तो आपके क्लोनिंग पर नहीं होगी। बाकी अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन होता है मायोसिन का, एक्टिन का, ट्रोपोमायोसिन का या ट्रोपेनिन का होता है। कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य जो प्रोटीन होता है वह मुख्य प्रोटीन किसका होता है? वह आपके मायोसिन का होता है। जी हाँ, कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्र मायोसिन नामक प्रोटीन के कुछ 100 अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या होती है? संघ होता है, जगत होता है, वर्ग होता है, क्रम होता है। तो वर्गीकरण की जो उच्चतम इकाई कहलाती है वह आपकी जगत कहलाती है। जी हाँ, वर्गीकरण के अंतर्गत पौधे के संबंधों को दिखाने के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं जो एक विशिष्ट पदानुक्रमक में लिखी गई हैं और जगत वर्गीकरण की यह उच्चतम इकाई कहलाती है। वर्गीकरण की बात करें, डबल रोटी की समान फफूंदी होती है, ईस्ट होती है, म्यूकर होती है, जीवाणु होता है या विषाणु होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि डबल रोटी की समान जो फफूंदी होती है वह आपके म्यूकर। जी हाँ, राइजोपस या म्यूकर मृतजीवी होता है और साधारणतः बासी या डबल रोटी पर उगता है, इसलिए राइजोपस या म्यूकर को डबल रोटी की फफूंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो आहार नाल का वह भाग जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है वह कहलाता है अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, आहार नाल का अग्नाशय भाग यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहली सामान्य नियम स्पष्ट की जाती है कि उसके बाद उदाहरण दिए जाएं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। किस पाठ के पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ या आगमनात्मक पाठ की बात करेंगे। तो इनमें से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं और वह कहलाता है निगमनात्मक पाठ। जी हाँ दोस्तों, किसी पाठ की निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रोम के संदर्भ में कथनों पर अध्ययन करना है। जी हाँ, दीर्घ रोम के संदर्भ में कथन पर अध्ययन करना है कि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो पृष्ठभूमि के समीप होता है। तो ये दीर्घ रोम को पचित भोजन को अवशोषित करने के योग बनाने का कथन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इलियम के अंतर्गत सतह पर अंगुलियां नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर या बिलाई कहते हैं और प्रत्येक बिलाई पर रुधिर कोशिकाओं और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है जो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे कूड वाला सही हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न भी पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा?
देखिए, प्रकाश संश्लेषण के कथन में हमारा जो सत्य होता है, प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक क्रिया होती है और जिसमें पौधे के और हरे भरे जो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल में से ली गई जो CO2 होती है, वह मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है और ऑक्सीजन को सह उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ए और डी जो ऑप्शन दिया गया है, या ए और डी दिया गया है, या ए और बी दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए, फीडबैक करके बताइए। बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके ए व डी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ए व डी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इस प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है। तो ए और बी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे सही हो जाएंगे। और इसके साथ हम आज का जो हमारा मॉक क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात करेंगे। तो उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन सा होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये टॉप 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके 7 PM पेडागोजी लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।